पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। कारकुनान से बजरिया वीडियो लिंक खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि ये हमें जेल से डरा रहे हैं, हमें जेलें भर देंगे। तहरीक का आगाज लाहौर से किया जाएगा, जिसके बाद इसका दायरा कार पूरे मुल्क में बढ़ाया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन का शेड्यूल कब आएगा। 90 दिन के बाद एक दिन भी निगरान हुकूमत गैर आईनी होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है, जिसमें सदर मुमलिकत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात से मुतल्लिक हंगामी अजलास की दावत दी गई। सदर मुमलिकत ने सिकंदर सुल्तान राजा को 20 फरवरी 2023 को ऐवान सदर मुशावरत के लिए दावत दी। हद के मुताबिक एक्ट के तहत सदर मुमलिकत आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान कमिश्नर के मुशावरत के बाद करेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुबैना ऑडियो लीक पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को तहकीकात की बाकायदा इजाजत दे दी। ज़राए के मुताबिक FIA ने इजाजत मिलते ही लीक ऑडियो की बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी है। FIA ज़राए के मुताबिक तहकीकाती इदारे ने मुबैना ऑडियो लीक का फॉरेंसिक कराने का फैसला किया, इसलिए मुबैना ऑडियो को फॉरेंसिक के लिए लाहौर भिजवा दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आदियामान में इंसदादी सरगर्मियों का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान तुर्किया हुकाम के हवाले कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान अपने तुर्क भाइयों के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा है तुर्किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान से सदारती महल में मुलाकात की। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने क़यामत खेज़ ज़लज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर सदर उर्दवान और तुर्किया के अवाम के साथ दिली ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर से गुफ्तगू करते हुए कहा, ज़लज़ले से हज़ारों अफराद की अमवात और बड़े पैमाने पर माली नुकसान पर गहरे दुख का अफसोस है। पाकिस्तानी अवाम ने अपने तुर्क भाइयों और बहनों की तरह दर्द और कर्ब को महसूस किया। अमरीकी महकमा खारजा के काउंसलर डेरिक शोले पाकिस्तान पहुंच गए। सेक्रेटरी खारजा असद मजीद ने अमरीकी महकमा खारजा के काउंसलर से मुलाकात की। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा ने अमरीकी महकमा खारजा के काउंसलर डेरिक शोले को वजारत खारजा में खुशामदीद कहा। सेक्रेटरी खारजा ने तजारत और सरमायाकारी फ्रेमवर्क की वाशिंगटन इजलास पर भी इत्मीनान का इजहार किया। पीटीआई अरकान की जानिब से स्पीकर का नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 अरकान असम्बली ने इस्तीफों की मंजूरी से मुतल्लिक दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर समेत दीगर से 7 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीब, रजा फतियाना समेत दीगर की दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त में स्पीकर की जानिब से इस्तीफा मंजूर करने के इक़दाम को चैलेंज किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान के पास कौन सी सुलेमानी टोपी है कि वो अदालती फैसलों के परखच्चे उड़ाएं और इन्हें कोई ना पूछे। जिस तरह मैच फिक्सिंग होती है, केस फिक्सिंग की भी बातें सामने आ रही हैं। परवेज़ इलाही की ऑडियो टेप मामूली नहीं, निज़ाम अदलिया पर सवालिया निशान है। वज़ीर दिफा और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सारी पार्टी को कहता है जेलें भर दो, खुद चूहा घर छुप गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर उन्होंने लिखा कि करोड़ वर्कर्स को आवाज़ें दे रहा है, ज़मान पार्क पहुँचो, मुझे बचाओ। अदालत को कहता है बुजुर्ग हूँ, उम्र रसीद हूँ, जख्मी हूँ, हाजिर नहीं हो सकता। सुप्रीम
कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद कयूम इंतकाल कर गए। जस्टिस रिटायर्ड मलिक कयूम के इंतकाल की तस्दीक उनके अहल खाना की जानिब से की गई। अहल खाना के मुताबिक जस्टिस मलिक कयूम की नमाज जनाजा जौहर टाउन लाहौर में अदा कर दी गई है। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत कम होने लगी। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में कमी देखने में आई। 1 रुपये 38 पैसे कमी के बाद इंटरबैंक में डॉलर 263 रुपये पर ट्रैक कर रहा है। गुज़िश्ता रोज इंटर मार्केट में डॉलर 264 रुपये इशारिया 38 रुपये पर बंद हुआ था। मुल्क में आज सोने की फी तोला कीमत में 2,800 रुपए की बड़ी कमी। आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस कमी के बाद एक तोला सोने की कीमत 1,93,200 रुपए हो गई है। एसोसिएशन के मुताबिक 2,400 रुपए की कमी के बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 1,65,638 रुपए हो गई। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस हद निगाह मुतासर, जिसके बायस मुख्तलिफ मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन और पिंडी भटिया फैसलाबाद मोटरवे M3 फैजपुर से ननकाना साहब तक बंद की गई। सखर मुल्तान मोटरवे M5 ऊट शरीफ से जाहिर पीर और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 कालाशाह काकू से संबड़ियाल तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। कौमी इदारा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4,978 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 37 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.74% रही। दौरान कोरोना टेस्ट से कोई भी मरीज जो है जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 11 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और पेशावर ज़ल्मी की दावत पर मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 210 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 1 छक्के और 9 चौकों की मदद से 42 गेंदों पर 66 रन बनाकर सुफियान मुकीम की गेंद पर कैच आउट हुए, जबकि रेली रोसो 2 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 35 गेंदों पर 75 स्कोर बनाकर सलमान अरशाद की गेंद पर LBW आउट हुए। हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ आप में हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अहम तरीन खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, कराची में पुलिस हेड ऑफिस पर हमला हुआ। पुलिस हेड ऑफिस के करीब शदीद फायरिंग और धमाकों की आवाजों से इलाका गूंज उठा। जराये के मुताबिक शाहराह फैसल पर पुलिस हेड ऑफिस के करीब शदीद फायरिंग की आवाज से इलाका गूंज उठा है। वकीलों में शदीद खौफ हरास फैल गया। शहर भर से पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई, जबकि पुलिस हुकाम के मुताबिक KPO की तमाम लाइट्स बंद कर दी गई हैं। पुलिस हेड ऑफिस में अमला मौजूद है। पुलिस हेड ऑफिस के अकब से हमलावरों ने दस्ती बम फेंके हैं। कराची पुलिस हेड ऑफिस पर हमले के दौरान शदीद फायरिंग के साथ धमाके भी हुए। 10 से 15 मिनट तक शदीद फायरिंग की आवाजें सुनाई देती रही। खदशा है पुलिस एहलकार निशाना बनने जा रहे थे। इजाफी नफरी को तलब कर लिया गया, जबकि वुमेन थाना और बैक साइड पर पुलिस लाइन है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक पुलिस लाइन की तरफ हमला हुआ है। शाहराह फैसल लाइन्स एरियाज की तरफ ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। वक्फे से फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी, जबकि पुलिस रेंजर्स की तमाम नफरी को तलब कर लिया गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक दहशतगर्द कराची पुलिस ऑफिस दाखिल हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हमला आवरों की तादाद 8 से ज्यादा है
اور وہ گروپ کی شکل میں ہیں۔ یہ ایک منظم حملہ لگتا ہے، جبکہ مسلح دہشت گرد مزاحمت کے باوجود اندر داخل ہو گئے اور پارکنگ تک جا پہنچے۔ جبکہ آپ کو بتاتے چلے کہ 6 دہشت گرد کراچی ہیڈ آفس میں موجود ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ وہ عقبی راستے سے داخل ہوئے ہیں۔ اہم ترین خبر سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ کراچی میں جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے، پولیس ہیڈ آفس کے قریب حملہ ہوا ہے، جبکہ فائرنگ کے ساتھ ساتھ دھماکوں کی بھی آوازیں سنائی دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق شارع فیصل پر پولیس ہیڈ آفس کے قریب شدید فائرنگ کی آواز سے علاقہ گونج اٹھا، جبکہ مکینوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ شہر بھر سے پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی۔ پولیس حکام کے مطابق KPO کے تمام لائٹس بند کر دی گئی۔ پولیس ہیڈ آفس میں عملہ موجود ہے، جبکہ پولیس ہیڈ آفس کے عقب سے حملہ آور نے دستی بم پھینکے ہیں۔ کراچی پولیس ہیڈ آفس پر حملے کے دوران شدید فائرنگ کے ساتھ دھماکے بھی ہوئے۔ 10 سے 15 منٹ تک شدید فائرنگ کی آوازیں آتی رہیں۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ ڈپٹی بیورو چیف کراچی سید سجاد علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پہ، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی سجاد بتائیے گا کیا صورتحال ہے، یہ کیا معاجرہ ہے نیا؟ جی اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ کراچی پولیس چیف کے دفتر کی عمارت میں پیش آیا، جہاں پہ اسٹاف اس وقت مکمل موجود تھا اور اسٹاف تمام جو ہے وہ بغیر اسلحے کے تھا۔ اس میں جو ہے یہ دہشت گرد ہمارے ذرائع میں بتا رہے ہیں کہ پولیس کی وردیوں میں داخل ہوئے، باقاعدہ طور پہ عقبی راستے سے یہ داخل ہوئے تھے، جس کے بعد جو ہے فوری طور پہ آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ اندر سے کسی اہلکار نے جو ہے فون کر کے دہشت گردوں کے بارے میں اطلاع دی۔ امیڈیٹلی جو ہے وہ فورسز نے ایکشن لیتے ہوئے آپریشن شروع کر دیا، اور اس وقت جو ہے وہ تیسری منزل کلیئر کرانے کا عمل جاری ہے۔ 2 منزل کلیئر ہو چکی ہیں، 2 دہشت گرد جو ہے جہنم واصل ہو چکے ہیں، 1 پولیس اہلکار کی شہادت ہوئی ہے، 2 رینجرز اہلکار زخمی ہونے کی اطلاعات ہے ہمارے پاس، جناح اسپتال میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ اس وقت آپریشن جاری ہے اپنے آخری مراحل میں۔ بہت جلد جو ہے وہ IG سندھ اور DIG عرفان بلوچ DIG ساؤتھ کا کہنا ہے کہ منطقی انجام کو پہنچ جائے گا آپریشن، اور دہشت گرد یہ بتائیے گا دہشت گرد داخل کیسے ہوئے؟ جی یہ بالکل عقبی راستے سے داخل ہوئے ہیں، اور ذرائع میں بتا رہے ہیں کہ پولیس وردی میں ملبوس تھے۔ انہوں نے بڑے پلاننگ سے کام کیا تھا، اور یہ دہشت گرد 2 تنظیموں کی کارروائی ہے جو کہ ابھی تک ہمارے ذرائع میں اطلاعات دے رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے ناپاک عزائم کے ساتھ یہ پولیس چیف کا جو دفتر ہے اور اس کی عمارت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ریچ لینے کی کوشش کی ہے، جس کو جو ہے وہ ہمارے ادارے، ہماری فورسز جو ہیں وہ جواں مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے ناکام بنا رہی ہیں۔ اور سجاد یہ بتائیں کہ دہشت گردوں کی کتنی تعداد ہے؟ دہشت گردوں کی تعداد 7 سے 8 بتائی جاتی ہے، جس میں سے 2 جہنم واصل ہو چکے ہیں، اور 5 دہشت گرد یا 6 کی جو ہے وہ ابھی تک اطلاع ہے کہ وہ موجود ہے۔ تیسری منزل کلیئر ہو رہی ہے، چونکہ انہوں نے مورچے اوپر کی سائٹ پہ بنائے، اس وجہ سے نیچے سے ریچ لینے میں تھوڑی تکلیف ضرور ہوئی ہے، مگر اس بہترین پلاننگ کے تحت جو ہے وہ فورسز آپریشن کر رہی ہیں کہ بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ عمارت کلیئر ہو جائے گی۔ اندازہ ہے ہمارا کہ 15 سے 20 منٹ لگیں گے عمارت کو کلیئر ہونے میں اور دہشت گردوں کو جہنم واصل ہونے میں۔ جی ٹھیک سجاد یہ بھی بتائے گا علاقہ مکینوں کے لیے کیا جو ہے وہ اعلانات کیے گئے ہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا۔ جی چونکہ دہشت گردوں نے خوف و ہراس پھیلانے کے لیے گرنیڈ پھینکے ہیں، 10 سے زائد گرنیڈ پھینکے ہیں، بڑے دھماکے کیے گئے، بھاری اسلحے کی موجودگی تھی ان کے پاس، بھاری اسلحہ لے کر یہ انہوں نے دہشت گردی کی کارروائی کی، تو اس کی وجہ سے جو علاقائی لوگ ہیں، شہری ہیں، یا جو گزرگاہ ہے مین شارع فیصل پہ ایک دروازہ جو ہے وہ CPO آفس کا، پولیس چیف آفس کا کھلتا ہے، اور دوسرا دروازہ عقبی علاقہ رہائشی جو لائن ایریا جٹ لائن کا کہلاتا ہے وہاں کھلتا ہے۔ تو لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے انہوں نے اس قدر جو ہے وہ گرنیڈ پھینکے اور وہاں پہ بھاری اسلحے سے فائرنگ کی، اور اس کے بعد آپریشن میں فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا، جس کی وجہ سے خوف و ہراس پھیل گیا، جس وجہ سے جو ہے مین شارع فیصل کو بند کیا۔ آپریشن جو ہے کب تک جاری رہنے کے امکانات ہیں، کیا بتایا جا رہا ہے، کچھ تفصیلات ہیں؟ جی دیکھیں اس میں اب جو نئی اطلاعات ابھی موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق 3 رینجرز اہلکار جو ہے ہمارے زخمی ہو چکے ہیں، اور آپریشن جو ہے اپنی آخری مراحل کی حدوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ تیسری منزل تک ہم پہنچ چکے ہیں، 2 منزلیں جو ہمارے اداروں نے کنٹرول کر لی ہیں، جو عقبی راستہ ہے اس کو بھی کور کر لیا ہے، اور چھت سے بھی واپسی کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا جس سے یہ لوگ واپس آ سکیں، یا دہشت گرد وہاں سے کہیں سے فرار ہو چکے، فرار ہونے کے راستے تمام بند کر دیے گئے۔ 20 جو افراد اسٹاف کی شکل میں تھے ان کو ریسکیو کر کے عمارت سے باہر نکال دیا گیا۔ سجاد یہ بھی بتائے گا کہ جو 3 رینجرز زخمی ہوئے ہیں ان کی حالت اب کیسی بتائی جا رہی ہے؟
जी अल्हम्दुलिल्लाह खतरे से बाहर है हालात। जिन अस्पताल में इमरजेंसी तिब्बी इमदाद दी जा रही है उनको, और जिन अस्पताल में बाकायदा तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, और कंट्रोल जो है इस वक्त वो लॉ एनफोर्सेस एजेंसी के हाथ में पूरी तरह इमारत का है, और पूरी तरह मुकाबला जारी है और जल्द काबू पा लिया जाएगा। जी सैयद सजाद अली शाह, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चले, अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कराची में पुलिस हेड ऑफिस पर हमला हुआ, शदीद फायरिंग और धमाकों से इलाका गूंज उठा, जबकि इलाका मुकिनों में खौफ व हरास फैल गया। जबकि ऑपरेशन इस वक्त जारी है। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे, उनके मुताबिक 3 रेंजर्स के जख्मी होने के इत्तलात हैं, जबकि एक पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो गया है। ऑपरेशन अभी तक जारी है। 2 मंजिलें जो है वो खाली करवा ली गई हैं, तीसरी मंजिल जो है वो खाली करवाई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। कारकुनों से बजरिया वीडियो लिंक खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा, ये हमें जेल से डरा रहे हैं, हम जेलें भर देंगे, उनके पास जगह नहीं बचेगी। तहरीक का आगाज लाहौर से किया जाएगा, जिसके बाद उसका दायरा कार पूरे मुल्क में बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। एमपीज के घरों में घुसे 2-3 बजे। भाई आप पुलिस हैं, ये पुलिस से ये काम करवाया जा रहा है, तो लोग पुलिस से नफरत करेंगे या नहीं करेंगे? कौन सी दुनिया की पुलिस ये करती है? डाकुओं की तरह लोगों के घरों में घुसाते हैं 3 बजे, और वहां जाके औरतों के सामने, उनकी फैमिलीज के सामने वहां खौफ फैलाते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं, चीजें तोड़ के चले जाते हैं। ये कौन सी दुनिया में होता है? और किधर है इंसानों के? और ये कौन है? ये पॉलिटिकल वर्कर्स है। इन्होंने कौन सा जुर्म किया है कि ये जो 25 में कौन सा जुर्म किया था कि जो इन्होंने जिस तरह का जुल्म किया? और आज देखें कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट जो होती है न्यूट्रल, इसका मतलब होता है कि ये बिल्कुल गैर जानिबदार होती है। केयर टेकर गवर्नमेंट ऐसी बिठाएं जो हमारे सख्त मुखालिफ, जिस तरह यह चीफ मिनिस्टर पंजाब का बैठाया हुआ है, इसकी चैनल देख लें, ये हमारा बदतरीन मुखालिफ है और आसिफ जरदारी का बगल बच्चा है, उसको लाके यहां बैठाया गया। और वो आदमी जो कि जिसका किरदार मशकूक है, जिसने नैब में सेटलमेंट की हुई है, यानी करप्शन के अंदर पैसे दिए हुए हैं, उसको ऊपर लाके बैठा दिया। उसने सारे वो ऑफिसर्स, हमने 23 ऑफिसर्स की लिस्ट दी कि इन्होंने हमारे ऊपर 25 में पर तशद्दुद किया, उनमें से 16 को यहां वापस लाके बैठा दिया और अहम पोजीशंस पे बैठा दिया। और उन्होंने फिर जो किया अभी से आते साथ ही, यानी हमें है केयर टेकर गवर्नमेंट जो हमने वॉलंटरली अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व की, आनी चाहिए थी केयर टेकर जो न्यूट्रल होनी चाहिए थी, हमारे मुखालिफिन को ऊपर बैठा के। और वो हरासा हो रहा है इस वक्त। हमारा अली साई है, मैं जरा एक और आपके मसाल, अली साई हैं दामाद चीफ जस्टिस पंजाब के, लाहौर हाई कोर्ट के। उसके ऊपर पहले किसी आदमी को पकड़ा, उसको बंद किया, उसके ऊपर तशद्दुद किया, उससे केस बनाया उसके खिलाफ, और अब उसको नैब में बुलाया जा रहा है। उस्मान डार हमारे वहां सियालकोट के जो एमएनए के एस्पिरेंट है, एक आदमी को पकड़ा, वो हालांकि उसकी कोई पोजीशन नहीं थी उसको पकड़ा, उसको कहा इसके खिलाफ केस बनाओ, तुम स्टेटमेंट दो इसके अगेंस्ट, उसको लेके गए, उसको बंद किया, सेफ हाउस में बंद किया, उसको पहले मारा, धमकाया, नंगा किया, उसके बाद कहा आपके बीवी बच्चों से हम ये करेंगे अगर आप ये नहीं करेंगे, उसे स्टेटमेंट साइन करवा ली। और ये सिर्फ और सिर्फ कोशिश इनकी कि किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ को कमजोर किया जाए, डराया धमकाया जाए। इस वजह से मैं वो अब ये तहरीक अनाउंस कर रहा हूं इसके बाद कि इनका जो आपका शौक है, इंशाल्लाह हम आपका शौक पूरा कर देंगे। लेकिन जो अफसोसनाक चीज है, मैं ये सिर्फ अपने कारकुनों का इसलिए बताना चाहता हूं कि एक तो ये क्या करते हैं कि इनके ऊपर जुल्म करते हैं लोगों पे, फिर उसकी कहानियां आती हैं हमारे लोगों के पास कि जी ये आपके ऊपर जुल्म किया गया ताकि वो बाकी लोग डर जाएं। हमारे एक एमपी हैं पंजाब के, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है, जिसमें सदर मुमलिकत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात से मुताल्लिक हंगामी इजलास की दावत दी गई है। सदर मुमलिकत ने सिकंदर सुल्तान राजा को 20 फरवरी 2023 को ऐवान सदर मुशावरत के लिए दावत दी है।
खत के मुताबिक एक्ट के तहत सदर मुमलिकत आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान कमीशन से मुशावरत के बाद करेंगे। खत में सदर मुमलिकत ने कहा कि इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के हालिया मुशाहदात जैसी कुछ अहम पेशरफ्त हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेहसी पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पहले खत का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि कमीशन अपने आईनी फराइज का एहसास करेगा और इसके मुताबिक काम करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 42 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने से मुतल्लिक स्पीकर का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जस्टिस शाहिद करीम रियाज फतियाना समेत दीगर की दरखास्त पर समाअत करेंगे, जबकि दरखास्त पर स्पीकर की जानिब से इस्तीफा मंजूर करने का इक़दाम चैलेंज किया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मेम्बरान को डिनोटिफाई करने का इक़दाम मुअत्तल कर रखा है। अदालत ने नोटिफिकेशन न लगाने पर स्पीकर की जानिब से इस्तीफा मंजूर करने का इक़दाम मुअत्तल नहीं किया। दरखास्त के साथ स्पीकर की जानिब से इस्तीफा मंजूर करने का नोटिफिकेशन लेफ्ट कर दिया गया। दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत स्पीकर की जानिब से 42 मेम्बरान के इस्तीफे मंजूर करने का इक़दाम कलअदम करार दे। पंजाब असम्बली के इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अब से कुछ देर बाद लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेगा। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का आईनी इख्तियार हासिल नहीं। मुल्क में 23 जनवरी 2023 तक बदतरीन ब्रेकडाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम सेनेटर मुसद्दिक मलिक की सरबराही में कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की। ब्रेकडाउन की रिपोर्ट 13 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इंक्वायरी रिपोर्ट विफाकी काबीना को भिजवा दी गई है। रिपोर्ट में नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के अफसरान, पावर कंट्रोल मैनेजमेंट और शिफ्ट इंचार्ज को जिम्मेदार करार दिया गया। कमेटी ने रिपोर्ट में सिफारिश की कि बिजली की पैदावार के लिए पावर प्लांट्स के मेरिट ऑर्डर पर सख्ती से अमल किया जाए। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि पिन बिजली मंसूबों में ट्रिपिंग के बाद जल्द अज जल्द बहाली की सलाहियत की तहकीकात की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा तुर्किया के दौरान सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात का एलामिया जारी हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान से सदारती महल में मुलाकात की। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने क़यामत खेज़ ज़लज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर सदर उर्दवान और तुर्किया के अवाम के साथ दिली ताज़ियत का इजहार किया। लामे के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर से गुफ्तगू करते हुए कहा, ज़लज़ले से हज़ारों अफराद की अमवात और बड़े पैमाने पर माली नुकसान पर गहरा दुख और अफसोस है। पाकिस्तानी अवाम अपने तुर्क भाइयों और बहनों की तरह हर दर्द को कुर्ब को महसूस करता है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक आखिरी शख्स की मुकम्मल बहाली ना हो जाए। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने ज़लज़ले के तनाज़े में पाकिस्तान की मदद और हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तुर्किया की कौम इस कुदरती आफत के नतीजे में होने वाली तबाही से मज़ीद मजबूत और पुरअज़म होकर उभरेगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुबैना ऑडियो लीक पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को तहकीकात की बाकायदा इजाज़त दे दी है। ज़राए के मुताबिक FIA ने इजाज़त मिलते ही लीक ऑडियो का बाकायदा तहकीकात की आगाज़ कर दिया है, जबकि FIA ज़राए के मुताबिक तहकीकाती इदारे ने मुबैना ऑडियो लीक का फॉरेंसिक कराने का फैसला किया। इसलिए मुबैना ऑडियो को फॉरेंसिक के लिए लाहौर भिजवा दिया जाएगा। ऑडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद तहकीकात अगले मरहले में दाखिल होंगी। रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को फराहम की जाएगी। ऑडियो असल होने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुल्क में आज सोने की फी तोला कीमत में 2800 रुपए बड़ी कमी वाज़ेह हुई है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस कमी के बाद एक तोला सोने की कीमत 1,93,200 रुपए है। एसोसिएशन के मुताबिक 2,400 रुपए की कमी के बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 1,65,638 रुपए है। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफा मार्केट में सोने की फी औंस कीमत $15 कम होकर $1,824 है। अमरीकी महकमा खारजा के काउंसलर डेरेक शोले पाकिस्तान पहुंच गए। सेक्रेटरी खारजा असद मजीद ने अमरीकी महकमा खारजा के काउंसलर से मुलाकात की। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा ने अमरीकी महकमा खारजा के काउंसलर डेरेक शोले को वजारत खारजा में खुशामदीद कहा। सेक्रेटरी खारजा ने तजारत और सरमायाकारी फ्रेमवर्क के साथ वाशिंगटन इजलास पर भी इत्मीनान का इजहार किया।
मुलाकात के दौरान सेक्रेटरी खारजा असद मजीद ने कहा कि तवातर के साथ दो तरफा दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात की मस्बत समत के अकास हैं। अमरीकी महकमा खारजा के काउंसलर डेरिक शोले ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ाने पर पुरअज़्म है। पंजाब में इंतखाबात की तारीख के तयन के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान ने सदर ममलिकत आरिफ अलवी को खत लिख दिया, जिसकी नकूल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर पंजाब को भी भिजवाई गई हैं। सदर ममलिकत को लिखे गए खत में कहा कि पंजाब असम्बली की तहलील के बाद मैंने गवर्नर पंजाब को 90 रोज की आईनी मुद्दत के दौरान इंतखाबात के इनेकात के लिए तारीख के तयन की निशानदही की। इलेक्शन कमीशन ने भी गवर्नर पंजाब से इंतखाबात की तारीख के तयन का तकाजा किया, जिस पर गवर्नर पंजाब ने जवाबी खत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि असम्बली उनके दस्तखतों से तहलील नहीं हुई, इसलिए आईनी तौर पर इंतखाबात की तारीख देने के पाबंद नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर जस्टिस रिटायर मलिक मोहम्मद कयूम इंतकाल कर गए। जस्टिस रिटायर मलिक कयूम के इंतकाल की तस्दीक उनके अहले खाना की जानिब से की गई। अहले खाना के मुताबिक जस्टिस रिटायर मलिक कयूम की नमाज जनाजा जौहर टाउन लाहौर में अदा की जाएगी। जस्टिस रिटायर मलिक मोहम्मद कयूम निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम के भाई थे। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि आज से जुल्म के खिलाफ ऐलान जंग है। हारता वो है जो हार मानता है। मौत के मुंह से भी कामयाबी को छीन कर रहेंगे। शेख रशीद का कहना था कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हिम्मत दी और 16 रोज मौत की चक्की को भी ससुराल का घर समझकर गले लगाया। मुल्क जिंदगी और मौत की कशमकश से गुजर रहा है। जिस तरह कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, इसी तरह अदलिया पाकिस्तान को बचाएगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंतखाबात को 90 दिन में होना है और हर गुजरते वक्त के साथ 90 दिन खत्म हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आखिर कर क्या रहा है? इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम इंतखाबात कराना है और वो इसलिए भी मजीद वक्त मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट में साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर के केस की समाअत हुई, जिस दौरान अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तलबी से मुतल्लिक इस्तफसार किया। इस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत नासाज है। दौरान समाअत जस्टिस मुनीर अख्तर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तकर्रुर तबादले के लिए राब्ता किसने किया? इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन एक्ट की किस शर्त के तहत खुद ही यह हुक्म दे सकते हैं कि तकर्रुर तबादले कर दो? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज पर मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने के लिए दरखास्त दायर कर दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खत्म करने के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल से दरखास्त की। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुकदमे में से दहशतगर्दी की दफात खत्म की जाए। वज़ीर दफा और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सारी पार्टी को कहता है जेल भर दो, खुद चूहा घर छुप गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा, वर्कर्स को आवाजें देकर बुला रहा है, जमान पार्क पहुंचो, मुझे बचाओ। अदालत को कहता है मैं बुजुर्ग और उम्र रसीदा जख्मी हूँ, हाजिर नहीं हो सकता। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि इसके साथ ही 2 दिन कैद होते हैं तो टेलीविजन पर बैठकर रोने लगते हैं। ये नवाज शरीफ ही था जो बेटी का हाथ पकड़े वतन वापस कैद काटने आ गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान के पास कौन सी सुलेमानी टोपी है कि वो अदालती फैसलों के बड़खच्चे उड़ाएं और इन्हें कोई ना पूछे। जिस तरह मैच फिक्सिंग होती है, केस फिक्सिंग की बातें सामने आ रही हैं। परवेज इलाही की ऑडियो टेप जो है मामूली निज़ाम अदल पर सवालिया निशान है। जबकि इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि परवेज इलाही की मुबैना टेप आई जिसमें वो वज़ीर आला जो है अदलिया के जज के साथ मैच फिक्सिंग की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के जिला मियांवाली के इलाके कालाबाग में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की टीम पर दहशतगर्दों का हमला। जवाबी फायरिंग में कलअदम तंजीब तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अहम कमांडर हलाक हो गया।
CTD तर्जुमान के मुताबिक आलाबाग में दहशतगर्दों ने CTD मियांवाली की टीम पर हमला किया, जिस पर अहलकारों ने जवाबी फायरिंग की और 20 मिनट तक दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ। तर्जुमान ने बताया कि फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हुआ, जिसकी शनाख्त हबीबुर रहमान के नाम से हुई है। कौमी इदारे सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 4,978 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 37 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.74% रही। दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जान बहक नहीं हुआ, जबकि 11 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत कम होने लगी। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में कमी देखने में आई। ₹1.38 कमी के बाद इंटरबैंक में डॉलर 263 रुपए पर ट्रैक कर रहा है। गुज़िश्ता रोज इंटरमार्केट में डॉलर 264.38 रुपए पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मिला जुला दिन रहा। कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 245 पॉइंट्स पर बैंड पे रहा और इंडेक्स 41,000 पॉइंट से नीचे गया। रवा हफ्ते इंडेक्स दूसरी मरतबा 41,000 की सतह से नीचे गया। अलबत्ता कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 41,118 पॉइंट्स है। कारोबार दिन में 100 इंडेक्स 39 पॉइंट्स बढ़ा है। हसास बाजार में आज 11 करोड़ शेयर से सौदे भी हुए हैं, जिसकी कीमत 4,67 करोड़ रुपए से जायद है। अब रुख करते हैं फारूकाबाद का, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 141 के उम्मीदवार चौधरी तनवीर अहमद विर्क की क़यादत में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ महंगाई मुकाओ रैली निकाली गई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली का आगाज चौधरी तनवीर अहमद विर्क के डेरे फारूकाबाद से किया गया। रैली अपने मुकर्ररा रास्तों से होती हुई मानावाला में एहतमाम पजीर हुई। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी तनवीर अहमद विर्क ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क को चलाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। मुल्क को बचाने का एक ही हल है कि इलेक्शन कराए जाएं। लाहौर में तैनात अमरीकी काउंसल जनरल विलियम के मेकान का दौरा कसूर। अमरीकी काउंसल जनरल को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आमद पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया। अमरीकी काउंसल जनरल को जिला की तारीखी समाजी सकाफती अहमियत के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी काउंसल जनरल ने KTWM का दौरा भी किया, जबकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों की वर्किंग के अमल को चेक किया गया। अमरीकी काउंसल जनरल ने दरबार हजरत बाबा बुल्ले शाह पर भी हाजिरी दी, मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और महफिल समा में शिरकत की। अमरीकी काउंसिल ने गंडा सिंह बॉर्डर का दौरा भी किया और परेड देखी। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेक्शन चीफ अमरीकी काउंसिल जनरल कैथलीन और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट सदफ सईद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद जाफर चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट साद बिन शबीर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुल्क में महंगाई ने गरीब आवाम को परेशान कर दिया। घी, आटा, चावल, चीनी और दीगर खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे ने आवाम को रोडों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है, तो दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर और दुकानदारों ने भी हर चीज दुगनी रेट में फरोख्त करने का सोच लिया है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। गबट के बुलबाग से मीडिया सेनेट तक मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रैलियां निकाली गई। महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, ताकि शहरी सुकून से 2 वक्त की रोटी खा सकें। DG नैब लाहौर अली सरफराज की सिफारिश पर चेयरमैन नैब ने अहम इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदील अहमद से, जिस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अदील, बताएगा किन इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई है? जी बिल्कुल, मुबैना करप्शन का मामला है। DG नैब लाहौर अली सरफराज की सिफारिश पर चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने अहम इंक्वायरीज की दे दी है। नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई के खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी शुरू कर दी है। नैब लाहौर में साबिक एक्शन हाईवे राना इकबाल के इल्जामात पर इंक्वायरी शुरू की गई है। चौधरी परवेज लाई को भी नैब की जानिब से तलब किए जाने का इम्कान है। महकमा CNW मुआसरा तमीरात में करोड़ों अरबों की करप्शन का भी इंकशाफ हुआ।
جس میں چودھری پرویز لائی کے متعلقہ پہلے بھی کرپشن کے حوالے سے نیب میں ایک انکوائری زیر التوا تھی، جس پر سابق حکومت نے اپنے سورس کے ذریعے انکوائری کو دبا دیا تھا۔ اس حوالے سے جس پر نیب حکام کی جانب سے دوبارہ انکوائری کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ CNW کے افسران بھی نیب کے رڈار پر ہیں، ان کے خلاف بھی کڑا احتساب ہوگا۔ جی عدیل، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن پنجاب کے عہدیداروں نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ 1 مارچ سے پنجاب ایکسپورٹ ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے بجلی کے نرخوں میں اضافہ نہ کیا جائے۔ اگر حکومت نے بجلی پر سبسڈی ختم کی، بجلی کے نرخ 20 روپے فی یونٹ سے بڑھا کر 40 سے 45 روپے فی یونٹ ہو جائیں گے، جس سے پنجاب کے سینکڑوں ٹیکسٹائل ملز بند ہو جائیں گی، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ پنجاب کی 10 ارب ڈالرز کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ختم ہو جائے گی۔ پریس کانفرنس میں ایپٹما پنجاب کے چیئرمین حماد زمان، سینئر نائب چیئرمین کامران ارشد، سینئر نائب چیئرمین اسد شفیع، سابق چیئرمین سید علی احسان اور سیکرٹری جنرل ایپٹما رضا باقر موجود تھے۔ چیئرمین وابٹا انجینئر لیفٹیننٹ جنرل سجاد غنی ریٹائرڈ سے دیامر پریس کلب کے وفد کی وابٹا ہاؤس لاہور میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دیامر بھاشا ڈیم پروجیکٹ کی افادیت بارے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گلگت بلتستان اور پروجیکٹ ایریا میں مقامی لوگوں کی اقتصادی اور سماجی بہتری کے لیے وابطہ کے اقدامات پر بھی گفتگو کی گئی، جبکہ آپ کو بتائیں کہ مستحق افراد کو چولہا پیکج کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ دیامر بھاشا ڈیم پروجیکٹ پر گریڈ 1 سے گریڈ 10 کی تمام اسامیوں پر صرف مقامی افراد کو بھرتی کیا جائے گا۔ دیامر بھاشا ڈیم میں عارضی طور پر بھرتی کیے گئے افراد کے کانٹریکٹ میں اب 3 ماہ کی بجائے سالانہ بنیاد پر توسیع ہوگی۔ دیامر بھاشا ڈیم کے عارضی ملازمین کو حکومت پاکستان کے قواعد و ضوابط کے مطابق ریگولر کیا جائے گا۔ چیئرمین وابٹا کا مزید کہنا تھا کہ چلاسپ میں پینے کا پانی اور نکاسی آب کی سہولیات کے لیے وابٹا نے گلگت بلتستان حکومت کو 60 کروڑ روپے فراہم کر دیے ہیں۔ دیامر بھاشا ڈیم پروجیکٹ جیسے قومی منصوبے کے لیے مقامی افراد نے جو قربانی دی ہے وہ لائق تحسین ہے۔ وابٹا مقامی لوگوں سے ہمیشہ اخلاص کے ساتھ پیش آئے گا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ متاثرہ افراد کی بحالی میں حکومت سندھ سب سے آگے۔ آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ کراچی میں پولیس ہیڈ آفس پر حملہ ہوا۔ پولیس ہیڈ آفس کے قریب شریف فائرنگ اور دھماکوں کی آوازوں سے علاقہ گونج اٹھا، جبکہ ذرائع کے مطابق چالک ایسے پر پولیس ہیڈ آفس کے قریب شریف فائرنگ کی آوازوں سے علاقہ گونج اٹھا۔ مدینہ شریف اور پھیل گیا، شہر بھر میں پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق KPO کی تمام لائٹس بند کر دی گئی، جبکہ پولیس ہیڈ آفس میں عملہ موجود ہے۔ اور جبکہ ہمارے جو ڈپٹی بیورو چیف کراچی تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ رینجرز جو ہیں 3 رینجرز زخمی ہوئے تھے اور ایک اہلکار جو ہے وہ اس وقت شہید ہوا تھا۔ 2 فلورز کو خالی کروا دیا گیا تھا، جبکہ تیسرے فلور پہ آپریشن جاری تھا، جبکہ سب کو محفوظ اور حفاظت کے ساتھ نکال دیا گیا تھا۔ جبکہ دہشت گردوں کی جانب سے علاقے میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے جو ہے وہ بلاسٹ بھی کیے گئے تھے تاکہ علاقے میں خوف و ہراس پھیل جائے، اور دہشت گردوں نے جو ہے وہ پولیس لائن کو ٹارگٹ کیا ہے۔ دہشت گرد جو ہیں وہ عقب کے راستوں سے داخل ہوئے اور دہشت گردوں کی تعداد جو ہے وہ 7 سے 8 بتائی جا رہی ہے، جس میں سے 2 دہشت گرد بھی مارے گئے تھے، جبکہ 4 سے 5 دہشت گرد رہ گئے تھے۔ ایک بار پھر سے رخ کرتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف کراچی سید سجاد علی شاہ کا۔ جی سجاد، بتائیے گا اب کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ ہیلو جی سجاد، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل جی بتائیے گا کیا صورتحال ہے تازہ ترین؟ جی بالکل، آخری 4تھا فلور ہے جس کا قبضہ اپنے کنٹرول لے لیا گیا ہے فورسز نے اپنے ہاتھ میں، اور ایک خودکش بمبار نے جو ہے وہاں پہ اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا، جس کی وجہ سے دھماکہ سنائی دیا ہے، اور 2 دہشت گرد جو ہیں ہلاک ہو چکے ہیں۔ باقی پیش رفت ابھی جاری ہے، تیزی سے آپریشن اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور عنقریب جو ہیں جو یہ بقایا 4 سے 5 کہا جا رہا ہے دہشت گرد ہیں، یہ بھی جو ہے وہ قابو کر لیے جائیں گے۔ سجاد، یہ بھی بتائے گا دھماکے میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ جی دیکھیں، ایسے آپریشنز کے اندر جانی نقصان ہو جاتے ہیں،
لیکن تاحال جو ہے وہ ایسی کوئی اطلاع نہیں. 4 رینجرز اہلکار ہمارے زخمی ہیں, ایک پولیس اہلکار جامع شہادت نوچ فرما چکا ہے, اور اس کو طبی امداد جو زخمی ہیں ان کو جن اسپتال میں دی جا رہی ہے, وہاں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. تاحال آپریشن جو ہے وہ بڑی تیزی سے جاری ہے. تمام یونٹس جو ہیں وہ اپنے ہیڈز کے ساتھ جو ہے وہ بلڈنگ کے اندر داخل ہو چکے ہیں, اور بلڈنگ کا بڑا حصہ جو ہے وہ قابو کر لیا گیا. جی ٹھیک, سجاد آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. افسوسناک کراچی کی خبر شامل کرتے چلیں. آپ کو بتائیں کہ کراچی کی پولیس لائن پر جو ہے وہ دھماکہ ہوا ہے, اور دہشت گرد جو ہے وہ عقب کے راستے سے وہاں پر داخل ہوئے, اور 7 سے 8 دہشت گرد جو ہیں وہ بتائے جا رہے تھے, جن میں سے 3 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں. باقی آپریشن جو ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد از جلد کمپلیٹ کر لیا جائے گا. نگران وزیر اوقاف مذہبی امور زکوٰۃ و اشرات پنجاب بیرسٹر سید اظفر علی ناصر کا کہنا ہے کہ ترکی اور شام کے متاثرین زلزلہ کی امداد ہمارا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے. حکومت پاکستان اپنی سطح پر اقدامات کر رہی ہے, تاہم ضرورت کے اس امر کی ہے کہ عوام بھی اپنے متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آئیں. دربار حضرت شاہ رکن عالم ملتان میں محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام اظہار یکجہتی کانفرنس برائے متاثرین زلزلہ ترکی اور شام سے بطور مہمان خصوصی خطاب میں انہوں نے یاد دلایا کہ اکتوبر 2005 کے پاکستان میں آنے والے تباہ کن زلزلے اور حالیہ سیلاب نے ترکی نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے. اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے محسنوں کے ساتھ کھڑے ہوں. اظہار یکجہتی کانفرنس میں سیکرٹری نے مزید کہا کہ جو ہے علماء کرام اور مشاہد اعظم کی بڑی تعداد نے بھی ان کے ساتھ شرکت کی, جبکہ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری کا کہنا تھا کہ محکمہ اوقاف کے پنجاب بھر میں نیٹ ورک کو متاثر زلزلے کی امداد کے لیے متحرک کر دیا گیا ہے. ڈی جی ایل ڈی اے عامر احمد خان کی ہدایت پر ایل ڈی اے کا آپریشن کلین اپ ہو گیا ہے. ایل ڈی اے ٹیموں کا جوہر ٹاؤن میں ایکسپورٹ سینٹر کے گرد نواح میں آپریشن میں ایل ڈی اے کی مشینری اور پولیس کی بھاری نفری نے شرکت کی. ایل ڈی اے کے فنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر کی زمین پر غیر قانونی موٹر سائیکل سٹینڈ, پارکنگ اور دیگر تجاوزات قائم تھی. تجاوزات کے خاتمے کے دوران مزاحمت پر پولیس کو طلب کیا گیا. آپریشن میں ایل ڈی اے ٹیموں نے ایکسپو سینٹر کے اطراف سرکاری زمین پر قائم تجاوزات کو ہٹا دیا ہے. پاکستان میں موٹاپے کی بڑھتی وبا کی روک تھام کے حوالے سے شالیمار اسپتال لاہور میں ریڈو لائف بیاٹرک سرجری کانفرنس منعقد کی گئی. کانفرنس میں دنیا بھر سے آئے سرجن نے حصہ لیا. کانفرنس کے اختتام پر شیڈرز اور ایوارڈز بھی دیے گئے, جبکہ اس موقع پر مقررین کا کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا. میرے دوست ساتھ کھڑے ہیں پروفیسر معاذ الحسن, یہ اس کے روئے رواں ہیں, اور اس وقت شالیمار انسٹیٹیوٹ جو ہے نا اس کا وہ ایک سینٹر آف ایکسلنس اور لیڈنگ رول ادا کر رہا ہے, تو میں ان کو بہت بہت مبارک دوں گا. پاکستان میں فرسٹ ٹائم خاص کر لاہور میں ریڈو بیریٹکس سرجری ایکچولی بعض اوقات پیشنٹس جو ہیں اس کے اندر وہ سکسیسفلی اپنا ویٹ لوز نہیں کر سکتے, تو کچھ پیشنٹس کو بعد میں دوبارہ سرجری کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ جو ریڈو سرجریز ہیں وہ بڑی کمپلیکس سرجریز ہوتی ہیں, اور ان ایسے سرجنز کو کرنی چاہیے جن کا اپنا بہت زیادہ ایکسپیرینس اور ٹریننگ ہو. تو اب یہاں پہ شالیمار میں بھی اور اب باقی جگہوں پہ بھی الحمدللہ اب ہماری جو سرجنز کی کیپیسٹی ہے وہ الحمدللہ کیپیسٹی بلڈنگ کی وجہ سے بہت بہتر ہو گئی ہے. اب ہمارے پیشنٹس کے آؤٹ کمز بھی بڑے زبردست ہو گئے ہیں, اور یہ جو بیریٹرک سرجری ہے یہ بڑی سیف ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان سوسائٹی فار میٹابولک بیریٹرک سرجری ہے اس نے یہ سرجنز کو پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہوا ہے. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. ابھی پروفیسر فاروق افضل نے سب کچھ آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے ایک سوسائٹی بنائی ہے پاکستان بیریٹرک میٹابولک سرجری, تو ابھی 3-4 سال ہوئے ہیں ہماری سوسائٹی کو, اور اس وقت ہم نے وہ کام کیے ہیں کہ جو دنیا پوری میں بھی بہت کم جگہ پہ ہو رہے ہیں. یہ ریڈو ورکشاپ جو ہے بیریٹرک سرجری کی, جیسے بتایا ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں لوگ جن کا وزن نہیں بڑھتا پرائمری آپریشن پہ, ان کے لیے بڑی کمپلیکس سرجری ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ سرجن کو بہت زیادہ ٹرینڈ ہونا چاہیے. یہ بڑے کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہیں, تو اب یہ ہمارے پاس الحمدللہ بہت اچھے اب لوگ موجود ہیں فاروق صاحب کے سمیت جو اب ریڈو سرجریز کر سکتے ہیں یہاں نا. تو ہم نے یہ فرسٹ ٹائم یہاں ساڑی بھی ہوا, آگے ایک اور جو ابھی میں وہ ایک کرنا ہے وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ آپریشن ہے, ایم جی بی ہوا ہے, اس کا ہم نے اس کو بھی کنورٹ کرنا ہے روئن وائی میں. تو یہ پوری دنیا میں ایک میسج آ رہا ہے کہ ہم لوگ کیسے ہم نے پروگریس کی ہے اور کیسے فری آف کاسٹ ہوتی ہے ان ورک شاپس کے اندر سرجری. تو سرجری بہت. اسی کے ساتھ نیوز ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور.